नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो क्लास बीएससी पार्ट 3 बॉटनी का टॉपिक है और उसका नाम है एटमॉस्फेयर गैसियस कॉम्पोजिशन, यानी वायुमंडल और उसका गैसीय संगठन। अर्थात हमारे जो चारों ओर वायु का आवरण पाया जाता है उसको हम वायुमंडल कहते हैं और उसके अंदर विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है। तो उन विभिन्न प्रकार की गैसों का क्या संगठन होता है और वो वायुमंडल में किस अनुपात के अंदर और कितनी प्रतिशत मात्रा के अंदर पाई जाती है, वही आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर जो होता है वो एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण का ही एक भाग होता है। एटमॉस्फेयर पर्यावरण या एनवायरनमेंट का एक भाग होता है, इसलिए हम पहले बात करते हैं प्लांट्स एंड एनवायरनमेंट, यानी इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। इन दोनों का आपस में निश्चित रूप से बहुत गहरा ही संबंध है और जो प्लांट्स है वो एनवायरनमेंट के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे कि जो प्लांट्स है वो अपने चारों ओर के पर्यावरण के ऊपर जो निर्भर करते हैं, इन दोनों का जो आपस का संबंध होता है उसको इकोलॉजी या पारिस्थितिकी नाम से जाना जाता है। और इकोलॉजी जो शब्द है वो दो ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें से पहला जो शब्द है वो है ओइकोस। पहला शब्द है ओइकोस, जिसका मतलब होता है हाउस या घर, या जो हमारे चारों ओर की जो जगह है उसको कहते हैं ओइकोस। और दूसरा शब्द होता है लोगोस, जिसका मतलब होता है टू स्टडी, अध्ययन करना। तो हमारे चारों ओर की जो जगह का अध्ययन करना है उसको इकोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है। इकोलॉजी को जो है सबसे पहले परिभाषित किया था वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हिकल। अर्नेस्ट हिकल नाम के वैज्ञानिक ने इकोलॉजी की परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा था इकोलॉजी जो है वो है एक इंटरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद द एनवायरनमेंट, यानी कि किसी भी जीव का अपने चारों ओर के जो पर्यावरण के साथ संबंध होता है उसका जब हम अध्ययन करते हैं उसको उन्होंने नाम दिया था इकोलॉजी। तो ये हुई इकोलॉजी की परिभाषा। अब हम बात करते हैं जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर क्या क्या आता है। जैसे कि एनवायरनमेंट जो होता है उसके अंदर दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं। पहला होता है जैविक घटक और दूसरा होता है अजैविक घटक, यानी बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर। तो एनवायरनमेंट को हम कुछ इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। एनवायरनमेंट जो है वो है ए सम टोटल ऑफ ऑल द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, जैविक और अजैविक घटक। अजैविक घटक के अंदर वे सभी घटक आते हैं जो कि निर्जीव होते हैं, जैसे कि तापमान, प्रकाश, वायुमंडल, मृदा। इस प्रकार के जो घटक होते हैं वो एबायोटिक फैक्टर के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। दूसरे घटक होते हैं जो कि बायोटिक, यानी कि जो जीवित होते हैं, जैसे कि हमारे चारों ओर जो पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उन सभी को बायोटिक घटक के अंदर रखा जाता है। ये हो गए बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी बायोटिक के अंदर कौन कौन से घटकों को किस प्रकार हम अध्ययन करेंगे और एबायोटिक के अंदर हम कौन कौन से घटकों को किस प्रकार से अध्ययन करेंगे। इकोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि हमने अभी बात की थी, इकोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एबायोटिक और दूसरा होता है
बायोटिक। अब हम बात करते हैं कि एबायोटिक जो घटक है उसमें कौन कौन से घटक आते हैं। एबायोटिक घटक के अंदर मुख्यतया 3 घटकों को सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहला जो घटक है वो है क्लाइमेट, एडेफिक, टोपोग्राफी। एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर सभी प्रकार के क्लाइमेटिक, एडेफिक और टोपोग्राफिक जो फैक्टर्स हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। क्लाइमेटिक फैक्टर जैसे कि सभी वायुमंडल, जिसकी अभी हम बात करेंगे, वायुमंडल, प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, इस प्रकार के सभी घटकों को क्लाइमेटिक या जलवायु घटक है उनके अंदर रखा जाता है। दूसरे प्रकार के जो घटक हैं वो हैं एडेफिक। एडेफिक घटक जो है उसमें मृदा संबंधी जो घटक है उसको सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, मृदा के अंदर कौन कौन से घटक जो है वो सम्मिलित होते हैं, मृदा का संगठन क्या होता है, उस प्रकार को जो है एडेफिक फैक्टर के अंदर पढ़ते हैं। तीसरा जो अजैविक घटक है वो है टोपोग्राफिक। इसके अंदर हम चट्टान की ऊंचाई कितनी है, चट्टान का ढलान कितनी है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो 3 घटक हो गए, क्लाइमेटिक, एडेफिक और टोपोग्राफिक। अब जब सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाइमेटिक घटक की, जो यानी जो जलवायु कारक हैं उनकी। इसके अंदर जो है सबसे पहला आता है एटमॉस्फेयर। इसके अलावा इसके अंदर और भी घटक होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, इस प्रकार के सभी जो घटक हैं वो क्लाइमेटिक एबायोटिक फैक्टर के अंदर आते हैं। आज हम जो बात करेंगे वो है एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर में क्या सम्मिलित किया जाता है, कौन कौन सी गैसें आती है, उन गैसों का क्या प्रतिशत होता है और कौन कौन से मंडल एटमॉस्फेयर के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले तो जो ये एटमॉस्फेयर होता है वो कई प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। इनमें कुछ गैसें ऐसी होती है जिनकी जो प्रतिशत मात्रा है वो प्रतिदिन के हिसाब से परिवर्तित नहीं होती है, यानी कि वो नियत रहती है। जैसे कि नाइट्रोजन, जिसको हम N2 से डिनोट करते हैं, इसकी प्रतिशत मात्रा लगभग 78% होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। दूसरी ऑक्सीजन गैस होती है, जिसको O2 से डिनोट करते हैं, और इसकी प्रतिशत मात्रा लगभग 20.94% या कई बार इसको 21% भी पढ़ा जाता है। तो ये ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा होती है। इसके अलावा आर्गन गैस होती है, जिसकी प्रतिशत मात्रा होती है 0.93%। तो ये ऐसी गैसें होती है जिनकी जो प्रतिशत मात्रा है वो दिन प्रतिदिन के हिसाब से नियत रहती है। इसके अलावा कुछ और गैसें भी वायुमंडल में पाई जाती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसकी प्रतिशत मात्रा लगभग 0.03% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। इसके अलावा भी और कई प्रकार की गैसें पाई जाती है, जैसे हीलियम, नियोन, जिनोन, मीथेन, ओजोन। इन गैसों के अलावा ये सभी जो गैसें हैं, इन सभी को ट्रेस गैसेस कहा जाता है। ट्रेस गैसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि वायुमंडल के अंदर इनकी प्रतिशत मात्रा वायुमंडल के 1% के भी 10वें हिस्से के लगभग बराबर होती है। ये
वायुमंडल में अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती है ये गैसें। इस कारण इनको ट्रेस गैसेस कहा जाता है। मुख्य गैसेस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन होती है जिनकी प्रतिशत मात्रा दिन प्रतिदिन के हिसाब से नियत रहती है, यानी कि दिन प्रतिदिन परिवर्तित नहीं होती है। इन सभी गैसेस के अलावा वायुमंडल के अंदर एक मुख्य घटक और पाया जाता है जिसको हम कहते हैं जल वाष्प, यानी वाटर वेपर। जिसकी प्रतिशत मात्रा 0 से लेकर के 4% तक हो सकती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि जगह कौन सी है और समय क्या हुआ है। अगर तेज धूप है या गर्मी ज़्यादा है तो उस अवस्था के अंदर जो जल वाष्प की मात्रा जो है वायुमंडल के अंदर कम हो जाएगी, और जो वाटर वेपर है उसका उपयोग जलवायु निर्धारण के अंदर किया जाता है। जो वेदर प्रेडिक्शन के अंदर वाटर वेपर की जो मात्रा है उसका उपयोग किया जाता है। प्रेडिक्शन ऑफ वेदर, जो वेदर है, जो मौसम है, उसके निर्धारण के अंदर वाटर वेपर कंटेंट का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वाटर वेपर कंटेंट अभी वातावरण के अंदर कितना है। अब हम बात करते हैं मुख्य गैसें कौन सी है उनके बारे में। तो जो सबसे मुख्य 3 गैसें हमारे वायुमंडल के अंदर पाई जाती है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये 3 गैसें हैं जो मुख्य रूप से पाई जाती है और हमारे दैनिक जीवन में सबसे उपयोगी गैसें यही होती है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन गैस जो है हमारे सभी जीव जंतु के लिए श्वसन के रूप में एक महत्वपूर्ण गैस होती है। तो जो ऑक्सीजन गैस है इसके अलावा श्वसन के अलावा इसका उपयोग जो है फोटोसिंथेसिस के अंदर भी होता है। तो ये जो है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के अंदर काम आती है, वो है ऑक्सीजन गैस। दूसरी जो गैस होती है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो वातावरण के अंदर मुक्त अवस्था के अंदर नहीं, मुक्त अवस्था के अंदर पाई जाती है। तो जब मुक्त अवस्था के अंदर नाइट्रोजन गैस जो होती है उसको कुछ मृदा के अंदर जो पाए जाने वाले जीवाणु होते हैं वो उस मुक्त नाइट्रोजन को स्थिर नाइट्रोजन के अंदर परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्योंकि जो वायुमंडल के अंदर मुक्त अवस्था में नाइट्रोजन गैस जो पाई जाती है उसका पौधे सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं, इस कारण उसका स्थिर होना आवश्यक है और ऐसा कार्य मृदा में पाए जाने वाले कुछ जीवाणु करते हैं। तो जब उन जीवाणुओं ने इस नाइट्रोजन गैस को फिक्स कर दिया, स्थिर कर दिया, तो ये नाइट्रोजन जो फिक्स हुई है वो पौधों के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। और जब पौधे और जीव जंतु जिनके अंदर वो फिक्स नाइट्रोजन पाई जाती है, जब उनकी मृत्यु होती है तो वो वापस वायुमंडल के अंदर रिलीज कर दी जाती है मुक्त अवस्था के अंदर, और ऐसा मृदा के अंदर पाए जाने वाले कुछ जीवाणु के द्वारा ही किया जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन के अंदर मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को स्थिर अवस्था में परिवर्तित किया जाता है, और डीनाइट्रिफिकेशन के अंदर स्थिर नाइट्रोजन है उसको मुक्त अवस्था में जो पाई जाने वाली नाइट्रोजन है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो वापस वायुमंडल में जाकर के रिलीज हो जाती है। अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी श्वसन का ही एक उत्पाद है, जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, उसका एक उत्पाद होता है। इसके अलावा इसका फोटोसिंथेसिस के अंदर भी एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में ये पाई जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण का भी एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके अलावा ये श्वसन का जो है एक उत्पाद होता है। अब हम बात करते हैं
स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि पर्यावरण की संरचना क्या होती है, इसके अंदर कितनी परतें पाई जाती है। पर्यावरण के अंतर्गत मुख्यतया 5 परतों को सम्मिलित किया जाता है। 5 लेयर्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती है, और इन लेयर्स का निर्धारण जो है वो तापमान और घनत्व के आधार पर किया जाता है कि तापमान किस परत के अंदर कितना है, घनत्व गैसों का किस परत के अंदर कितना है। इस आधार पर इन 5 परतों का निर्धारण किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ये 5 परतों के क्या नाम हैं और इनमें किस प्रकार की संरचना पाई जाती है। तो सबसे पहला जो परत है उसका नाम है सौरमंडल, जिसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर। तो इसकी हम इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी का धरातल है, अर्थ सरफेस है, ये है अर्थ सरफेस, पृथ्वी का धरातल। इसके सबसे जो पास में जो परत पाई जाती है, जो प्रथम परत होती है, प्रथम मंडल जो होता है उसको कहते हैं सौरमंडल, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जहां पर समाप्त होता है उस सीमा को कहा जाता है ट्रोपोपोज। और ट्रोपोस्फियर जो है वो पृथ्वी के धरातल से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, ध्रुवों के ऊपर। जो ध्रुव है वहां पर इसकी ऊंचाई होती है 8 किलोमीटर, और जो इक्वेटर यानी जो विषुवत रेखा है वहां पर इसकी ऊंचाई होती है 18 किलोमीटर। तो ये जो है ट्रोपोस्फियर वो 8 किलोमीटर से लेकर के 18 किलोमीटर तक पाया जाता है। अब ट्रोपोस्फियर की जो प्रमुख बात है, तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर मुख्यतः डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर पाए जाते हैं। डस्ट पार्टिकल यानी जो धूल के कण है वो, और वाटर वेपर, धूल के कण और जल वाष्प जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा मौसम संबंधी जो सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं वो सौरमंडल या ट्रोपोस्फियर के अंदर ही पाए जाते हैं, जैसे कि बादलों का बनना, बारिश का होना, ये सभी प्रकार के परिवर्तन सौरमंडल के अंदर ही पाए जाते हैं। और इसके अलावा सौरमंडल के अंदर जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे तापमान के अंदर कमी आती है, और लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पे 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो कम हो जाता है। तो 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में जो कमी है उसको कहा जाता है नॉर्मल लैप्स रेट। जैसे कि 1000 मीटर हम ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान के अंदर 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाएगी। इस प्रक्रिया को कहा जाता है नॉर्मल लैप्स रेट। तो सौरमंडल के अंदर हम दो मुख्य बातों का अध्ययन करते हैं। एक तो इसके अंदर तापमान में ऊपर जाने पे कमी आती है, नॉर्मल लैप्स रेट जो है वो 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो कम हो जाता है। दूसरा, मौसम संबंधी सभी प्रकार के परिवर्तन सौरमंडल के अंदर ही पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सौरमंडल के ऊपर का जो मंडल है, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर, ये स्ट्रेटोस्फियर पृथ्वी से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी में पाया जाता है।
60 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक जो मंडल पाया जाता है वो है समताप मंडल। समताप मंडल की ऊपरी सीमा को कहा जाता है स्ट्रेटोपोज। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है समताप, यानी इसका जो तापमान है वो लगभग समान रहता है। इसमें किसी भी प्रकार का मौसम का कोई परिवर्तन नहीं होता है, मौसम इसमें लगभग समान रहता है। तो इस कारण ये जो मंडल है वो वायुयानों की उड़ानों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। वायुयान जो है सबसे ज़्यादा जो उड़ने के लिए उपयुक्त मंडल है वो है स्ट्रेटोस्फीयर। और इसके अलावा स्ट्रेटोस्फीयर की एक और महत्वपूर्ण बात होती है कि इसके अंदर ओजोन गैस पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फीयर जो है उसके अंदर ओजोन नामक गैस पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फीयर का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है ओजोन गैस। जैसा कि हम जानते हैं कि ओजोन गैस जो है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो किरणें होती है उससे हम सबकी जीव जंतुओं की रक्षा करती है, क्योंकि इन पराबैंगनी किरणों से कई प्रकार के त्वचा संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं, तो स्किन कैंसर डेवलप हो जाते हैं। इस कारण ये ओजोन गैस हम सभी के लिए एक जीवन रक्षक आवरण के रूप में कार्य करते हैं। इस वजह से समताप मंडल एक बहुत उपयोगी मंडल माना जा सकता है। तो इसके अंदर दो बातें हो गई, एक तो वायुयानों की उड़ानों के लिए ये सबसे उपयुक्त स्थान है, और दूसरा इसके अंदर ओजोन गैस जो है वो पाई जाती है। तीसरा जो मंडल है वो है मीजोस्फीयर या मध्य मंडल। मीजोस्फीयर जो है वो 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 50 से लेकर के 80 किलोमीटर ऊंचाई तक मीजोस्फीयर पाया जाता है। और इसमें हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान में कमी आती जाती है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि शोक मंडल, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और मीजोस्फीयर के अंदर हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे तापमान के अंदर कमी आती जाती है। और मीजोस्फीयर की जो ऊपर की सीमा है उसको कहा जाता है मीजोपोज। अब एक और महत्वपूर्ण मंडल पाया जाता है जिसको कहा जाता है आयोनोस्फीयर या आयोनोमंडल, जो कि मध्य मंडल के ऊपर की तरफ पाया जाता है। ये आयन मंडल पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो मंडल पाया जाता है वो है आयन मंडल। ये एक महत्वपूर्ण मंडल है क्योंकि इसके अंदर जो है चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं, आवेशित कण पाए जाते हैं, जिनको कहा जाता है आयन्स। तो जब आयोनोस्फीयर की हम बात करते हैं, आयोनोस्फीयर की बात करेंगे तो हम कहते हैं इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनको कहते हैं आयन्स। इन चार्ज पार्टिकल्स जो आवेशित कण जो कि आयन मंडल के अंदर पाए जाते हैं, ये कण इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, इनको आयन्स कहा जाता है। इन आयन्स के कारण ही हम सभी जो हमारे मोबाइल, रेडियो, टीवी है इनका उपयोग करना संभव कर पाते हैं। जैसे कि जो पृथ्वी की सतह के ऊपर जितने भी टावर वगैरह होते हैं, मोबाइल के टावर सब वगैरह, इनसे जो रेडियो किरणें निकलती है, ये रेडियो किरणें इस आयन मंडल के अंदर जो पाए जाने वाले आयन्स होते हैं उन आयन से टकराकर वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है पृथ्वी की तरफ। यहाँ से ये टकराकर वापस पृथ्वी की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी के कारण हम रेडियो, टीवी और जो मोबाइल है उसका उपयोग करना संभव कर पाते हैं। इस कारण जो है आयन मंडल का एक महत्वपूर्ण योगदान वायुमंडल में पाया जाता है। आयन मंडल के ऊपर की तरफ जो परत पाई जाती है उसको हम कहते हैं बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर की हम बात करते हैं तो ये वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है। 400 किलोमीटर के ऊपर का जो भी भाग है वो बहिर्मंडल के अंदर आता है, क्योंकि
अब पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बहुत अधिक हो चुकी है। इस कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है बहिर्मंडल के पास में, बहिर्मंडल के अंदर लगभग कम हो जाता है या बिल्कुल समाप्त भी हो जाता है। इस कारण जो एक्सोस्फीयर होता है उसके अंदर जो पाई जाने वाली गैसें हैं वो बहुत विरल होती है, और क्योंकि एक्सोस्फीयर सूर्य के सबसे नज़दीक में होता है, इसके कारण ये वहाँ से ताप अवशोषित करता है और इस कारण इसका तापमान बहुत अधिक होता है। इस कारण ये बहुत गर्म रहता है। तो ये 5 मंडल हो गए, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आयोनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर या वायुमंडल की संरचना के मुख्य जो है मंडल होते हैं। तो ये आज का टॉपिक था, एटमॉस्फेयर और उसका गैसियस कॉम्पोजिशन, वायुमंडल और उसका गैसीय संगठन। धन्यवाद।